वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी लॉ एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट प्रॉपर्टी लॉ. द प्रिस्क्राइब्ड लेजिस्लेशन फॉर प्रॉपर्टी लॉ इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. तो ये जो एक्ट है ये डील करती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए. इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द इंडियंस. हाउएवर, Chapter 2 of the Act, which is inconsistent with the Quranic laws, is not applicable to Muslims. This is one. Secondly, there has been a separate enactment for the transfer of movable property by sale, which is Sale of Goods Act 1930. तो अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेल से ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके लिए हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Chapter 2 of this act is not valid for Muslims as it is inconsistent with Quranic laws. उसके अलावा ये जो PA एक्ट है, it is used for all the property transfer. कोई लीज है, कोई मॉर्गेज है, कोई गिफ्ट है, anything, be it a immovable property or a movable property, उसके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है. ठीक है, तो दिस इज द बैकग्राउंड. तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वो है कि ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या. नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, मूवेबल इज एनी प्रॉपर्टी दैट वन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब बहुत ही सीधी सादी डेफिनेशन है कि भैया ये है मूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल कार हो गई, पेन होगी, वॉच होगी और एनीथिंग, कोई बुक हो गई, आपकी ज्वेलरी होगी, एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? विच कैन नॉट बी मूव्ड, अपोजिट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब ऐसी क्या चीज़ है जो कि मूव नहीं हो सकती? सोचिए, मेरे ख्याल से एक ही चीज़ मूवेबल नहीं हो सकती, वो है धरती. आप ये ज़मीन को किसी और जगह पे नहीं कर सकते. अब ये ज़मीन फिक्स्ड है, यही रहेगी ये ज़मीन. दैट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेकेंड, और क्या क्या आ सकता है ना. और इसमें जो लॉ कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है या मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो नोवेयर इन दिस एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवन प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड. हाउएवर, सेक्शन 3 पी एक्ट का कहता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक नेगेटिव कनोटेशन देता है कि anything which does not include standing timber, growing crops or grass is an immovable property. तो भैया जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है वो तो immovable है ही, अपार्ट फ्रॉम टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. सो इट्स अ वेरी वेग डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन अंडर PA एक्ट ऑफ 1882. तो इसको थोड़ा और एलैबोरेट करा इमूवेबल प्रॉपर्टी को जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897 में, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ एज परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ. तो भाई इसका मतलब ये हो गया, जनरल क्लॉजेस 1897 कहते हैं भैया ज़मीन तो है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेकेंड इज बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, कि अगर कोई फ़ायदा हो रहा है आपको उस ज़मीन से तो वो भी आपका एक पार्ट हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का. फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेंट आ रहा है, कोई लीज आपने दे रखी है, या आपने अपने में पेड़ लगा रखे हैं जिनके फल हो रखे हैं तो आपने वो दे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. उसके अलावा वो कहता है कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ. अब थिंग्स अटैच टू अर्थ क्या हो गया कि अगर आपके वहाँ पे कोई, मान के चलिए पानी का कुआं है, वो अटैच टू अर्थ है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा. और लास्ट ही कहता है एज परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ. तो अगर आपके पास पानी का कुआं है, उसमें आपने एक पुली लगा रखी है, वो परमानेंटली फास्टेंड है जो अर्थ के साथ, तो वो पुली भी एक पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट थोड़ा और इसको ब्रॉडर डेफिनेशन दे देता है कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. इसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इसको और ज़्यादा एलैबोरेशन के साथ बताया गया है. सो दीज 3 आर द थिंग. मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ोगे जो सबने दे रखी है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि
इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, पर उसमें 2-3 चीज़ें और दे रखी हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में इट्स अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस जो कि नज़र आता है सामने से कि भैया कोई चीज़ आप हटा सकते हो इधर से उधर, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है वो पार्ट ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी है। इट इज़ क्वाइट क्लियर मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाउएवर कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल कि आपका घर है, आपके घर में आपने बल्ब होल्डर में बल्ब लगा रखा है, तो क्या वो बल्ब होल्डर की पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अब आप बल्ब होल्डर को पेचकस से खोल के निकाल के ले जा सकते हो। तो अगर आपने अपना मकान बेचा है तो क्या कल जब आप मकान बेच के जा रहे होगे तो आप सारे बल्ब होल्डर, ट्यूबलाइट होल्डर, पंखे के जो आपने वो लगा रखे हैं जो फिक्स्ड है वो सब निकाल सकते हो? अगर फॉर एग्जांपल आपकी किचन में चिमनी है, क्या आप वो निकाल सकते हो कि भैया मैंने तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बेची है, दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ माई, जो कि एक इमूवेबल थिंग है, मैंने वो बेची है तो मैं ये सब निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा थिंग ट्रिकी हो जाती है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली कि क्या चीज़ इमूवेबल है, क्या चीज़ मूवेबल है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मोर डिटेल सब्सिक्वेंटली थ्रू वेरियस केस लॉज। सेकेंडली, जहाँ पे लॉ फ़र्क करता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली चीज़, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट इज़ फॉर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी इमूवेबल इट इज़ फॉर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए पहले आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, जो बेच रहा है और बेचने वाले के बीच में, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली अटेस्टेड एंड इट हैज़ ऑल्सो टू बी प्रॉपरली रजिस्टर्ड। तो अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तभी आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। अगर ये नहीं हो रही है तो आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल होता है कि भैया आपने इसको उसको दिए एंड देयर इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू, और यू कैन सिंपली इन अ रिटन पेपर से कि भैया मैंने तेरे को दे दिया, दोनों ने आपस में साइन कर लिया और वो चीज़ उसके पास चली गई। इट इज़ एज सिंपल एज दैट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक तो ये आ गई बात। सेकेंड एक और मेन डिफरेंस है कि भैया टाइम टू फाइल सूट, कि अगर कोई दिक्कत आ गई, सपोज करो कि आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई कार चोरी हो गई तो आपके पास टाइम सिर्फ 3 साल का है सूट फाइल करने का। भाई मेरी कार चोरी हो गई, ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद आप जाग रहे हो और कह रहे हो कि नहीं भाई मेरी तो कार चोरी हो गई थी, या इसने मेरी गाड़ी ले रखी थी और इसने दी नहीं है मुझे अभी तक, और 5 साल हो गए इस बात को। सो दिस इज टाइम बार्ड थिंग फॉर अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ 3 years, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में यही टाइम बार्ड इज 12 years। तो अगर किसी ने आपकी जमीन में कब्जा कर लिया इलीगली तो आपके पास 12 साल है एक सूट फाइल करने के लिए उसके खिलाफ। दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर डिफरेंस how law treats movable and immovable property, and we should keep in mind, because we'd be seeing a case where because of a difference between movable and immovable property, a person was not allowed to get back his movable property because she had crossed the time limit of 3 years to file a suit. So ये भी एक important consideration है जानने के लिए कि क्या immovable है और क्या movable। Now we have Shantabai versus State of Bombay 1958 Supreme Court case, where what happened is, what the background of the case is कि एक आदमी अपनी वाइफ के नाम पर एक लीज कर देता है कोई फॉरेस्ट एरिया की जो कि उसके अंडर है हस्बैंड की, फॉर 26,000 रुपीज़ की एक लीज होती है फॉर 12.5 years। और उसमें लीज में क्या होता है कि भैया यू कैन कट दी बैम्बू और फ्यूल वुड और टीक जो भी उस एरिया में होती है वो उसकी वाइफ काट सकती है। हाउएवर उसकी वाइफ जो भी टीक प्लांट्स हैं अगर वो 1.5 फीट 1.5 फीट की हाइट से नीचे हैं तो नहीं काट सकती, अगर उससे ऊपर है तो काट सकती है। तो वाइफ ये राइट्स 2 साल तक एंजॉय करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक अबॉलिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स आ जाता है
1950 में पास होता है कि जिसमें सारी जो भी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ लैंड है वो वैंक्विश हो जाती है, मतलब ख़त्म कर देती है। तो इसमें वाइफ फाइल करती है अंडर आर्टिकल सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया उसकी फंडामेंटल राइट्स में फ़र्क पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड शी नीड्स टू गेट कंपनसेशन पेड फॉर हर राइट टू कट द स्टैंडिंग टिम्बर, दैट इज़ द मूवेबल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। उसको कहती है मुझे कंपनसेशन दो कि मैं ये नहीं कर पा रही। तो इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, जो बंदा जो उसका हस्बैंड होता है, ही हैड एग्जीक्यूटेड एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट स्टाइल लीज, कोई वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट स्टाइल लीज, यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर लेटर ऑन। तो इसमें के जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करता है, पहले तो वो ये कहता है कि भैया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जो उसने दी है आपको। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं भैया, उसने तो लैंड की लीज दी थी, और दी तो लैंड की लीज थी लेकिन उसने ये अनरजिस्टर्ड लीज दी थी, द डॉक्यूमेंट वॉज नॉट इवन रजिस्टर्ड। और हमने जैसे पढ़ा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको एक रजिस्टर्ड डीड साइन करनी होती है, तो ये अनरजिस्टर्ड डीड थी। तो वो कहते हैं भैया पहली बात तो ये कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, खत्म बात। सेकंड, अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है भी तो भी इसमें हमारा जो लग रहा है इट्स अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। पहला केस बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड इसकी भाई 12.5 साल की लीज आपने दे रखी है, जो पेड़ अभी हुए भी नहीं है वो बड़े होंगे, मतलब उनको सॉइल से बेनिफिट मिला तब जाके आप उनको काटोगे। इसका टर्म है प्रॉफिट्स प्रेंडेर, प्रोड्यूस इज एन इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट्स प्रेंडेर, दैट इज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। तो अगर ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है तो ऑल्सो दिस इज नॉट अ मूवेबल राइट, नहीं है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है ये पेड़ वेड़ भी जिसके लिए आप कंपनसेशन मांग रहे हो। और थर्ड वो ये कहता है कि भैया ये जो लीज है कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं दे रखी है, जो पेड़ हो रखे हैं आप वो काट दीजिए। लीज देने का मतलब ही 12.5 साल का ये है कि जब वो पेड़ होंगे वो बड़े होंगे तब तक आप काट सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है आपकी जिसमें आप कंपनसेशन मांग रहे हो, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि भैया आपका जो इट्स एन अनरजिस्टर्ड डीड, तो इसमें आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं नतीजा कि अगर आपका स्टैंडिंग टिम्बर का भी अगर है तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ट्री द रेंट शुड बी द इंटेंशन टू कट द ट्री और लेट इट रिमेन अटैच्ड टू द अर्थ। ये उसकी इंटेंशन क्या आपने अभी काट देने है कि 10 साल बाद वो टिम्बर आप लगा रहे हो बड़ा हो तब काटोगे, 10 साल बाद काट रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। Now this term things attached to earth has been used repeatedly in Transfer of Property Act in various sections. So in section 3 itself it has been made clear what things attached to earth means. Now things that are attached to earth become part of the earth and are hence called immovable property. It's a very clear cut definition कि कोई भी चीज़ जो earth के साथ attached है becomes a part of the earth and hence a part of immovable property. Also in section 3 of TP Act itself, it gives us 3 subcategories of what are the things that are attached to earth. First is things that are rooted in earth, मतलब जिनकी roots earth में घुस जा रही हैं, for example any trees or any plants. However, there is an exception to things that are rooted in earth, and the exceptions are standing timber, growing crops and grass. These 3 would be considered movable property, otherwise anything else which has been rooted in earth is considered as immovable property. Second thing which comes under things attached to earth is embedded in earth. कोई चीज़ जो अर्थ में एम्बेड करी गई है, दैट इज एम्बेड मतलब अर्थ के अंदर से बनाई गई है, विच हैज़ बीन एम्बेडेड इन अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुनियाद बनाई है, कोई दीवार बनाई है, कोई बाउंड्री वॉल दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी में, तो वो बाउंड्री वॉल जो भी आपने दे रखी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कल अगर आप अपना प्लॉट को बेचते हो और वो जो बाउंड्री वॉल आपने डाली है और वो कहते नहीं भाई ये तो वॉल मैं नहीं बेच रहा था, ये तो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, सो दैट इज़ रॉन्ग। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है और उसमें बाउंड्री वॉल लगी है
तो ऑटोमेटिकली वो बाउंड्री वॉल भी इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो भी सेल होगी प्रॉपर्टी के साथ। ऐसा नहीं होगा बेचने के बाद आपने वहाँ पहुँच गए, अपना ट्रक लेगी मेरी सारी ईंटें वापस करो। सो थिंग्स दैट आर एम्बेडेड इन अर्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड इज थिंग्स दैट आर अटैच्ड to something that is embedded in earth for the permanent beneficial or enjoyment to what that is attached। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ लिख रखी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ ज़मीन में जो एम्बेड कर रखी है, ठीक है, और आपने उस एम्बेडेड चीज़ में कोई चीज़ लगा रखी है, उस चीज़ लगाने से ही आप वो एम्बेडेड चीज़ या उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा पा रहे हो, तब वो जो चीज़ आपने लगा रखी है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको एक एग्जांपल से तौर पे समझते हैं तो इजीली हो जाएगा। सपोज़ करिए आपने अपनी प्रॉपर्टी में एक कुआं बनाया, कुआं बना दिया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि वो एम्बेडेड इन अर्थ है। अब उस कुएं को चलाने के लिए आपने एक पुली सिस्टम लगाया, पुली में रस्सी लगाई, नीचे बाल्टी लगाई, अब आपने प्रॉपर्टी बेच दी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने वो जो पुली सिस्टम लगाया था, इट्स अ परमानेंट फिक्सचर, चलिए आप रस्सी और वो निकाल दो, लेकिन वो जो पुली जो लगाया था आपने, वो परमानेंट पार्ट है उसका एन्जॉयमेंट ऑफ दैट वेल। तो वो पुली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कल आपने उस पुली को निकाल के चलते बने कहा भाई ये तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ अपनी ज़मीन बेची थी, ज़मीन के साथ तुमने ये रख लिया कुआं, लेकिन ये पुली तो मेरा है, ऐसा नहीं चलेगा। सो वो पुली भी इज़ अ पार्ट ऑफ नाउ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट आर थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू अर्थ। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स। नाउ फिक्सचर्स और चैटल्स होता क्या है? फिक्सचर्स इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी योर बुक शेल्व्स, इट कुड बी योर bulb holder, tube light stands, which are fixed to something that is known as fixtures. And chattels is something that is movable. For example, chattels could be your bulbs that are there, chattels could be your books, chattel could be your table. These are chattels. So what the law says is fixtures is a part of immovable property, and while chattels is a part of movable property. So for example, if you're trying to sell your home and all the fixtures that are in there would be a part of immovable property and you are liable to pass it on to the next owner. So for example, अगर आपने अपना घर बेचा और उसमें आपने घर बेचने के बाद भाई शुरू हो गए बल्ब होल्डर निकालना, ट्यूबलाइट स्टैंड निकालना, किचन में अगर चिमनी है चिमनी को ही पूरा निकाल दिया, तो दैट इज़ नॉट डन। एंड और जिसने आपसे मकान लिया ही कैन से कि आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ही कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ टू से कि दिस इज नॉट डन, ही इज रिमूविंग फिक्सचर्स विच आर अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ हाउ डू यू डिसाइड इफ इट्स अ फिक्सचर और इट्स अ चैटल? फर्स्ट इज मोड ऑफ अटैचमेंट एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ इट्स डिटैचमेंट। अगर भाई अटैच कैसे करा है, उसको हटाने की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर कोई चीज़ इतनी परमानेंटली अटैच्ड है किसी चीज़ में, ठीक है, फॉर एग्जांपल चिमनी किचन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल चिमनी किचन में चिमनी है, अटैच्ड है। अब आप उसको निकालोगे तो पहले तो बहुत बड़ा छेद हो जाएगा आपकी किचन में, ठीक है, अब उसको ठीक भी करना पड़ेगा छेद को, तो उसके डिटैचमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इट्स नॉट, सो अ चिमनी इज़ नॉट अ चैटल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिक्सचर। सेकेंड आता है ऑब्जेक्ट और इंटेंशन क्या है भैया उसकी लगाने की। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके वहाँ पे कोई किराएदार है, ठीक है, उसने अपने पढ़ने के लिए एक ट्यूबलाइट लगा रखी है, ठीक है, और अब वो ट्यूबलाइट ले जा तो सकता नहीं है अपने साथ। नाउ इट इज़ देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्यूबलाइट होल्डर और वो सब जो उसने लगाया, इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड हेंस ही कैन नॉट टेक इट। सो यू एज एन ओनर have to compensate him for that fixture। वो ले जा सकता नहीं, लेकिन आपका बेनिफिट तो है ही उससे। सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट एज एन ओनर एंड ही कैन नॉट टेक इट एज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा उसे, अपने किराएदार को।
एंड थर्ड जो आता है फिक्सचर शेड्यूल, बाय हुम इट हैज़ बीन अटैच्ड। अगर भाई किसी मकान मालिक ने अटैच कर रखी है कोई चीज़, तो वो परमानेंटली सोच के कर रहा है कोई चीज़ अटैच अपनी प्रॉपर्टी में, और वहीं कोई चीज़ अगर कोई किराएदार कर रहा है तो उसको मालूम है ही इज़ देयर फॉर अ टेम्पररी पीरियड, सो इट वुड कोर्ट वुड कंसिडर दोज थिंग्स, वो टेक दिस ऑल्सो इनटू अकाउंट कि भाई ये चैटल है कि ये फिक्सचर है। सो लास्टली जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी थिंग्स अटैच टू फिक्सचर्स चैटल सब जानने के बाद, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट केस दैट tells us the difference between movable and immovable property and how it is important to differentiate between the two and know if you are filing a suit for a movable property or a immovable property. So ये जो केस है, इस केस का नाम है बामदेव पानीगरी वर्सेस मनोरमा राज। इट्स अ 1974 केस। इसमें क्या होता है कि ए बंदा दूसरे बंदे से, फॉर एग्जांपल ए बी से एक सिनेमा शो टॉकीज शो करने के लिए एक लीज लेता है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में वो एक सिनेमा स्ट्रक्चर बनाता है टेम्परेरी, एक पंडल बनाता है उसके ऊपर, और ये सिनेमा इक्विपमेंट लेके आता है, डीजल ऑयल इंजन लेके आता है सिनेमा रन करने के लिए। तो ये सब कुछ लगा देता है ये। उसके बाद वो क्या करता है, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है सी, और उस पर बहुत भरोसा करता है ए कि भाई ये सी बहुत बढ़िया है, तो उसको वो इंटरेस्ट कर देता है कि तू ये चला। सी क्या करता है, सी बी से मिल जाता है और जो मॉर्गेज है अपने नाम पे ले लेता है, ठीक है, कि भैया ये तू मुझे दे दे और सारा जो प्रॉफिट आएगा मेरे पे आएगा। तो भाई जब ए को पता चलता है इस चीज़ के बारे में, वो एक नोटिस भेजता है सी को कि भाई ये तूने क्या कर दिया, मुझे पूरा हिसाब किताब दे कि क्या क्या चला है वहाँ पे, जो मैंने मशीन लगाए, इक्विपमेंट लगाए हैं, और जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो सब मुझे वापस कर या बता। ये वो 1961 में कहता है, और 1-2 महीने बाद सी उसको रिप्लाई भी कर देता है नोटिस में कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी चीज़ की बात कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ए की तबीयत ख़राब हो जाती है, और वो इस सूट को फॉलो कर नहीं पाता है, मतलब ये नोटिस को उसका जवाब दे नहीं पाता है, और 1965 में बेचारा मर जाता है। जब वो मर जाता है, उसकी बीवी को जब पता चलता है ये सब भी हुआ था, मेरे पति के वहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, मशीनें हैं, ये हैं वो हैं, तो उसकी पत्नी जो एक ही जो विडो होती है, वो एक सूट फाइल करती है अगेंस्ट सी कि भैया जो मेरे पति का पुराना सिनेमा हॉल था उसमें जो मशीनें हैं वो तो मुझे वापस कर दे। तो क्या होता है, वो केस चलता है। केस में कहते हैं कि भैया ठीक है, हमने मान लिया कि ये आपके पति की मूवेबल प्रॉपर्टी का था, लेकिन अब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में इट्स टाइम बार्ड फॉर 3 years कि भैया 3 साल के बाद आप कोई सूट नहीं फाइल कर सकते मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। तो यहाँ पर वो बेचारी को समय की ऐसी मार पड़ती है कि शी इज़ नॉट एबल टू गेट बैक हर late husband's movable property because she was time barred to file a suit because it had already passed 3 years. तो ये सारे डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं जानना हमें, इसीलिए कि अगर भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर कोई चीज़ है, हैज़ इट बिकम अ पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो दिस केस टेल्स अस कि लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन, and sometimes law and justice might not travel the same road. Justice इस केस में जो था बामदेव पानीगरी में, जस्टिस वुड हैव बीन कि उसकी वाइफ को वो मूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाती, लेकिन लॉ जो था वो किसी और दिशा पे था। सो इट्स एन अनफॉर्चुनेट केस एंड दैट इज द व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द लॉ। सो दोज हु नो द लॉ might get justice. Those who don't know the law or who are unfortunate enough to not get a good lawyer or something, for them to get justice becomes a little difficult because they are not aware of the law of the land. Okay? So thank you for watching this video. In the next video we would be discussing about attestation. It is the second part of Transfer of Property Act for immovable property. Attestation, a proper attestation is a mandatory requirement. तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम अटेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे।
इस वीडियो में हमने एक बेसिक डिफरेंस पता कर लिया मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, and the importance of knowing the difference between these two, because later on it would come helpful when we are filing a suit to know if we are filing it against a movable or a immovable property. We also understood how there is a difference between trees and standing timber, grass or growing crops. These are a part of movable property, while fruit bearing trees and any land that has been leased out for more than a substantial amount of time would still come under an immovable property. तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल चुका है इस वीडियो में कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग अ टेस्टेशन.